नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल। आदिकाल की हम बात करते हैं साहित्य का इतिहास, उसकी लेखन और समस्याओं पर। कोई भी गंभीर कार्य करने से पूर्व अनेक समस्याएं आती हैं। यह निश्चित ही है, हर कोई भी जो भी काम करता है उसके सामने समस्याएं आती ही हैं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता। इसी प्रकार साहित्य कैसे लिखा जाए, कहाँ से प्रारंभ किया जाए और फिर उसके प्रामाणिक रूप कहाँ से मिलेंगे, यह साहित्यकारों के सामने समस्याएं हैं। साहित्य के अंतर्गत तो ऐसी समस्याएं नित्य प्रति आती ही रहती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे हम प्रामाणिक कह सकते हैं, पहले पहल हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। यद्यपि शुक्ल जी से पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ विद्वान लेखनी चला चुके थे, किंतु साहित्य के इतिहास को पहली बार विधिवत और व्यवस्थित रूप में काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को ही प्राप्त है। निश्चय ही शुक्ल जी के सामने भी कुछ समस्याएं रही होंगी। उन्होंने उन समस्याओं का हल अपने ढंग से निकाला होगा और तब अपना इतिहास लिखा होगा। तब से अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक अबाध परंपरा देखने को मिलती है। सभी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों में अपने अपने ढंग से सामग्री संकलन और विवेचन किया गया है। सभी के सामने इतिहास लेखन की कुछ न कुछ समस्याएं रही हैं। ऐसी समस्याएं हिंदी के बृहद साहित्यिक इतिहास के संपादक डॉक्टर नगेंद्र के सामने भी थीं। उन्होंने इन समस्याओं की ओर संकेत किया है। आज तो साहित्य चेतना के विकास और नए शोध परिणामों के सामने आने से हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की चरम आवश्यकता अनुभव हो रही है। तो ये समस्याएं क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं साहित्य इतिहास लेखन की समस्याओं के शीर्षक के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से संबंधित अनेक समस्याएं अनुभव की जाती रही हैं। इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए और उनका क्या समाधान हो, यह प्रश्न प्रत्येक इतिहासकार के सामने रहा है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज के आधार पर हिंदी साहित्य के लेखन का बहुत कुछ काम हुआ है। आधुनिक युग की तरह पहले व्यवस्थित पुस्तकालय और खोज रिपोर्ट या शोध संस्थान नहीं थी। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में न केवल अप्रामाणिक सामग्री समाविष्ट हो गई, अपितु बहुत कुछ भ्रांतियां भी उत्पन्न हो गईं। आचार्य शुक्ल ने भी पहले शिव सिंह सरोज के इतिहास को ही देखा और उसमें वर्तमान भ्रांतियों, त्रुटियों और असंगतियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आचार्य शुक्ल के बाद जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, उन सभी में शुक्ल जी की पद्धति का अनुकरण प्रतीत होता है। साहित्य के इतिहास लेखन की मौलिक समस्याएं यथावत विद्यमान हैं। इनमें से कुछ समस्याएं हैं। पहली है हिंदी भाषा और साहित्य की प्रारंभ की तिथि, कि इस हिंदी साहित्य को कहाँ से प्रारंभ माना जाए और उसकी तिथि, जो पहला ग्रंथ मिला है उसकी लेखन की तिथि कौन सी हो। इसके रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पहली समस्या हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से संबंधित मानी है। इस विषय में उन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम समस्या यह है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना जाए और हिंदी भाषा के किस रूप को हिंदी माना जाए। हम सामान्यतः हिंदी के नाम पर हिंदी के उस रूप को ग्रहण करते हैं जिसकी प्रवृत्ति संस्कृत की ओर है।
अपभ्रंश तथा अवहट रूपों को हिंदी कहना क्या समीचीन न होगा? यदि ऐसा है तो अपभ्रंश एवं अवहट काल के ग्रंथों को हिंदी की सामग्री के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही प्रश्न हिंदी की व्याप्ति के संबंध में है। हम किस भूभाग के ग्रंथों को हिंदी साहित्य की संपदा के रूप में ग्रहण करें? हमें यह तो सोचना ही पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय किन किन उपभाषाओं में लिखित सामग्री पर विचार करना चाहिए। कुछ लोग उर्दू को खड़ी बोली हिंदी की मातृ शैली कहते हैं। तब क्या उर्दू में लिखित सामग्री भी हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग समझी जाए? राजनीति स्वार्थबद्धता के कारण हमारी समस्याएं अधिक जटिल बन गई हैं। हम यही नहीं बता रहे हैं कि हिंदी का असली स्वरूप क्या है। इसमें दूसरी समस्या है काल विभाजन की समस्या। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर भी एक महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने उपस्थित है। यह माना कि आचार्य शुक्ल ने बहुत सोच समझकर अपनी गंभीर चिंतना के निष्कर्ष रूप हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया था, किंतु उनके नामकरण, उनकी सीमा और उनमें आने वाले कवि एवं उनकी रचनाओं को लेकर आज तरह तरह के विवाद उठ खड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया जाए, यह एक मुख्य समस्या है। हिंदी के प्राय समस्त विद्वान हिंदी साहित्य का निर्माण काल विक्रम संवत 700 के आसपास स्वीकार करते हैं। अगली समस्या है नामकरण की समस्या। आचार्य शुक्ल ने नामकरण के बिंदु पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है, किंतु फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण आज भी समस्या बना हुआ है। वीर गाथा काल को कुछ लोग आदिकाल तथा कुछ लोग चारण काल कहते हैं। रीतिकाल को कुछ लोग श्रृंगार काल कहना अधिक पसंद करते हैं। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल कहा है, परंतु स्वतंत्रता पूर्व काल को गद्य काल तथा स्वतंत्रता के बाद के काल को आधुनिक काल कहें तो अधिक उपयुक्त हो, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की कालावधि में ही बुद्धिवादी दृष्टिकोण विशेष रूप से पल्लवित हुआ है। कविता के प्रतिमानों के आधार पर भी आधुनिक काल का कुछ युग निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सामने आधुनिक काल के विभाजन और नामकरण की समस्या भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सामान्य समस्याओं की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में सन 1938 में ही लिखा था कि हिंदी साहित्य में अभी तक बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनके निर्धारण में शक किया जाता है। गोरखनाथ का समय, जटमल का गद्य, सूरदास जी की जन्मतिथि, कबीर का चरित्र आदि विषयों पर अभी तक निश्चित मत नहीं हो पाया है। यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। साहित्य की अगली समस्या है साहित्यकारों के चयन की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है कि साहित्यिक इतिहास लिखते समय किस कवि को लिया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। जिसे साहित्य के इतिहास में स्थान दिया जाए उसके आधार क्या हों और जिसे छोड़ा जाए उसके कारण क्या हों। यह स्थिति अथवा समस्या आचार्य शुक्ल के सामने भी रही थी, तभी तो उन्होंने कहीं कहीं इतिहास लेखन के दौरान भूल कर दी। उन्हें एक और तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संवत 1375 पर समाप्त मान लिया है और दूसरी ओर संवत 1465 के कवि विद्यापति को प्रारंभिक काल में सम्मिलित कर लिया है।
यदि शुक्ल जी काल की सीमा और साहित्यकार के चयन के कुछ आधार निश्चित कर लेते तो संभव है इस समस्या से छुटकारा मिल जाता। हिंदी साहित्य के वर्तमान काल का इतिहास लिखते समय परिनिष्ठित भाषा में लिखित काव्य को ही लिया है। लोक साहित्य की उपेक्षा की है, इस ओर विचार करना चाहिए। लोक साहित्य के अभाव में काव्य संपदा अधूरी ही मानी जाएगी। हिंदी साहित्य के वर्तमान काल का इतिहास लिखते समय एक बहुत बड़ी समस्या यह सामने आती है कि इतिहास में किस साहित्य कार्य को सम्मिलित किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। इस संदर्भ में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। केवल दिवंगत साहित्यकारों पर ही विचार करना चाहिए, जीवित साहित्यकारों को छोड़ देना चाहिए। साहित्य और साहित्यकार का मूल्यांकन वर्तमान की अपेक्षा भविष्य अच्छी तरह कर सकता है। कांगड़ा शैली के अनेक चित्रों पर गुरुमुखी लिपि में ब्रजभाषा के अनेक छंद लिखे मिलते हैं। इनका अध्ययन ब्रजभाषा काव्य के मूल्यांकन में सहायक होगा। यह भी कि ब्रजभाषा के कभी भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहे हैं, वे पुनर्जागरण द्वारा प्रभावित होते रहे हैं। साहित्य काल के विभाजन में अगली समस्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य भाषाओं के साहित्य का समावेश। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के समय अन्य भाषाओं के साहित्य के समावेश के प्रश्न को लेकर भी समस्या उत्पन्न हुई है। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने सलाह दी है कि इस विषय में हमें संतुलन और व्यापक दृष्टि से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू की समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध रहा है और विद्यापति, चंद, नरपति नाल, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। परंतु भाषा की कठिनाई के कारण साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषाओं के कवि लेखकों तथा उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया है। राजस्थानी में रासो, मुक्तक, वीर काव्य तथा नीति काव्य की समृद्ध परंपरा तथा गद्य के विविध रूपों की पुष्ट उदाहरण मिलते हैं और उधर मैथिली के गीति काव्य का माधुर्य भी अपूर्व है। इसी प्रकार गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद्य का प्रचुर साहित्य आज भी उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझकर उनकी उपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वाग्गमय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग हैं। अगली समस्या में आता है वैज्ञानिक मूल्यांकन की समस्या। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने भावावेशी मूल्यांकन की पद्धति को त्याग कर वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की समस्या की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि युग विशेष के ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भों की सापेक्षता में तत्कालीन युग के काव्य साहित्य एवं कवियों का मूल्यांकन करने का कार्य अभी हुआ ही नहीं है। इससे एकांगी धारणाओं को बल मिला है। लोग कहते हैं कि रीतिकाल का साहित्य जनजीवन से दूर था, किंतु भक्तिकाल और वीरगाथा काल का साहित्य तो जीवन से और भी दूर था। फिर रीतिकाल की निंदा और भक्तिकाल की प्रशंसा का रहस्य सिवाय भावावेश के और क्या हो सकता है। अगली समस्या में आता है जीवन निर्धारण विषयक समस्याएं। भक्तमाल, वार्ता आदि ग्रंथों में यद्यपि भक्तों और कवियों के चरित्र वर्णित हैं,
तथापि उनमें तिथियों का निर्देशन होने के कारण वे ग्रंथ इतिहास लेखन में विशेष सहायता नहीं कर पाते हैं। कभी लगभग सहारा लेना पड़ता है, कभी बाहर साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। कहीं हम किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर कवि जीवन जानने की चेष्टा करते हैं, कहीं उसकी कविता के उद्धरण अथवा उसको भाषा के सहारे उससे परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में काल विभाजन तथा कवि जीवन निर्धारण संबंधी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। शोधकर्ताओं को साहित्यकारों की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकेगा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता प्रणीत सरोज सर्वेक्षण द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में समाविष्ट कई त्रुटियां प्रकाश में आई हैं, जैसे एक ही कवि 3-3, 4-4 कवियों के रूप में उल्लिखित है, अनेक कल्पित कवियों के उल्लेख हैं, कई रचनाओं पर गलत रचनाकारों के नाम दे दिए हैं, स्त्री कवयित्री पुरुष कवि के रूप में हैं, सन संबत की अनेक भूलें हैं इत्यादि। इसका एक उदाहरण है मैं देना चाहूँगी, जो तुलसीदास कृत हनुमान की आरती है, उसमें सबसे नीचे आता है तुलसीदास ने उस आरती को गाया। जय हनुमान हनुमान जी की आरती है, वह तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की भूलवश उसमें तुलसीदास का नाम आ गया है और आज के जीवन में भी जनमानस में उस आरती पर तुलसीदास का ही नाम चढ़ा हुआ है। ऐसी गलतियां बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। अधिकांश जनता उसी नाम का, तुलसीदास के नाम को ही आरती की जय हनुमान लला की। यह आरती तुलसीदास जी ने नहीं लिखी हुई है, लेकिन तुलसीदास का साहित्य प्रसिद्ध रहा है। राम की और हनुमान जी की आराधना उन्होंने की है, उस पर रचनाएं की हैं, तो इस आरती पर तुलसीदास का नाम लिख दिया गया है और जनसाधारण के मन मस्तिष्क में आज भी अंतिम पंक्ति के रूप में तुलसीदास ही बैठा हुआ है। अगले वीडियो में हम बात करते हैं समस्याओं के आलोक में प्रारंभिक युग का मूल्यांकन। धन्यवाद।